सीमी नीचे सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। आशु रोनित के पास बैठी थी। अंकेश रोनित के पास बैठा फोन चला रहा था और जानवी उसे देखे जा रही थी। अंकेश अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस कर सामने देखता है तो जानवी उससे नजरें हटा दूसरी ओर देखने लगती है। अंकेश वापस से अपनी नजरें फोन पर गड़ा लेता है। शिवेश आकर विरा के पास बैठ जाता है। विरा शिवेश को एक नजर देखती है तो शिवेश विरा की ओर स्माइल कर देता है। विरा तुरंत नजरें शिवेश से हटा लेती है। काशी जी ने टेबल पर खाना लगा दिया था। सीमी किट्टू और तन्वी के बीच में बैठी थी। तभी वैभव और अर्पिता आ जाते हैं। दोनों सीमी को घूर रहे थे। सीमी दोनों को दांत दिखा देती है। अर्पिता सीमी को खाने के लिए ही बुलाने गई थी पर बेचारी को रूम में जाने के बाद सीमी का फैलाया रायता भी साफ करना पड़ा। अर्पिता और वैभव रूम को पहले जैसा करके आ रहे थे। अन्य नहीं आया था। काशी जी सबको आया देख अंश से बोली, अन्य नहीं दिख रहे, वो क्यों नहीं आया? अंश अब ध्यान देता है कि अन्य यहाँ नहीं है। उसने यहाँ आने के बाद अन्य को देखा नहीं था। अंश अपने कंधे उचकाते हुए बोला, पता नहीं काकी सा, मैं देख कर आता हूँ। इतना कह अन्य खड़ा होने लगा कि सीमी पहले ही खड़ी हो भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोली, हम जाते हैं, आप सभी खाना शुरू करो। सीमी को ऐसे भागता देख विरा पीछे से कड़क आवाज में बोली, सीमी आराम से, और सीमी की रफ्तार तुरंत कम हो जाती है। अंश वापस बैठ जाता है। काशी जी भी सबके साथ बैठ जाती है। आज खाने में काशी जी ने राजस्थान का प्रसिद्ध खाना बनाया था। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, घेवर, कचौरी, खैर सांगरी सब्जी, मक्के बाजरे की रोटी, दाल का हलवा। पास खड़े सर्वेंट एक एक कर सबको खाना परोसने लगते हैं। सभी खाना स्टार्ट करने को होते हैं। विरा खाना खाने के लिए अपना हाथ उठाने को होती है कि शिवेश विरा का हाथ पकड़ लेता है। विरा की आंखें बड़ी हो जाती है। विरा शिवेश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, घेवर, कचौरी, खैर सांगरी सब्जी, मक्के बाजरे की रोटी, दाल का हलवा। पास खड़े सर्वेंट एक एक कर सबको खाना परोसने लगते हैं। सभी खाना स्टार्ट करने को होते हैं। विरा खाना खाने के लिए अपना हाथ उठाने को होती है कि शिवेश विरा का हाथ पकड़ लेता है। विरा की आंखें बड़ी हो जाती है। विरा शिवेश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर शिवेश अपनी पकड़ विरा के हाथ पर कस देता है। विरा शिवेश की ओर देखती है तो शिवेश विरा की ओर आंख मार देता है। विरा तुरंत शिवेश से नजरें हटा लेती है। विरा मन में बोली, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? आज इसको क्या हो गया है? वही शिवेश एक हाथ से खाना खाते हुए मन में हंसते हुए बोला, अभी तो शुरुआत है विरा शर्मा, आगे आगे देखो होता है क्या। काशी जी विरा को देखती है जो खाना नहीं खा रही थी। काशी जी बोली, क्या हुआ बहुरानी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? काशी जी की बात सुनकर सबका ध्यान विरा पर चला जाता है। शिवेश विरा को देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? विरा शिवेश की बात सुनकर मन ही मन गुस्से में बोली, कितना इनोसेंट बन रहा है, जैसे इसे पता नहीं है मैं क्यों नहीं खा रही हूँ। विरा काशी जी की ओर देखते हुए बोली, काकी सा, हम सीमी और अन्य के आने का वेट कर रहे हैं, आप सभी खाए, हम बाद में खा लेंगे। काशी जी ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं आप खाए, हम उनको खिला देंगे। विरा हाँ में सर हिला देती है। काशी जी अभी विरा की तरफ ही देख रही थी। विरा शिवेश की ओर देखती है जो अपना खाना खाने में लगा था। विरा शिवेश को देख बोली, चूहा। विरा शिवेश की बात सुनकर मन ही मन गुस्से में बोली, कितना इनोसेंट बन रहा है, जैसे इसे पता नहीं है मैं क्यों नहीं खा रही हूँ। विरा काशी जी की ओर देखते हुए बोली, काकी सा, हम सीमी और अन्य के आने का वेट कर रहे हैं, आप सभी खाए, हम बाद में खा लेंगे। काशी जी ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं आप खाए, हम उनको खिला देंगे। विरा हाँ में सर हिला देती है। काशी जी अभी विरा की तरफ ही देख रही थी। विरा शिवेश की ओर देखती है जो अपना खाना खाने में लगा था। विरा शिवेश को देख बोली, चूहा। बस इतना ही सुनना था कि शिवेश विरा का हाथ छोड़ चेयर से खड़ा हो दूसरी ओर जाते हुए बोला, कहा है। विरा की आवाज शिवेश के अलावा किसी को नहीं सुनी थी। विरा ने घिरे से कहा था। सभी हैरानी से शिवेश को देखते हैं। किशोर जी शिवेश को देखते हुए बोले, क्या हुआ शिवेश, क्या कहा है? बस इतना ही सुनना था कि शिवेश विरा का हाथ छोड़ चेयर से खड़ा हो दूसरी ओर जाते हुए बोला, कहा है। विरा की आवाज शिवेश के अलावा किसी को नहीं सुनी थी। विरा ने घिरे से कहा था। सभी हैरानी से शिवेश को देखते हैं। किशोर जी शिवेश को देखते हुए बोले, क्या हुआ शिवेश, क्या कहा है? शिवेश विरा को देखता है जो अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगी थी। शिवेश किशोर जी को देख बोला, कुछ नहीं काका सा, वो बस मुझे लगा पैर पर कोई कीड़ा चढ़ गया है, अब कुछ नहीं है। शिवेश वापस चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अंश रुद्र को घेरे से बोला, तुझे नहीं लग रहा दोनों अजीब बिहेव कर रहे हैं? रुद्र हमें सर हिलाते हुए बोला, लग तो रहा है।
शिवेश वीरा को देखता है जो अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगी थी। शिवेश किशोर जी को देख बोला, कुछ नहीं काका सा, वो बस मुझे लगा पैर पर कोई कीड़ा चढ़ गया है, अब कुछ नहीं है। शिवेश वापस चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अंश रुद्र को धीरे से बोला, तुझे नहीं लग रहा दोनों अजीब बिहेव कर रहे हैं? रुद्र हमें सर हिलाते हुए बोला, लग तो रहा है। वही सीमी अन्य के रूम के बाहर खड़ी थी। अन्य बेड पर पेट के बल लेटा था, उसकी आंखों में हल्की नमी थी और सामने फोन पर किट्टू की वही फोटो जो मेहंदी वाले दिन अन्य ने खींची थी। तभी डोर नॉक होता है। अन्य उठकर बैठ जाता है और एक गहरी सांस लेकर फोन बंद कर पॉकेट में डाल लेता है और दरवाजे की ओर जाता है। सामने सीमी को देख अन्य बोला, अभी जाओ यहाँ से, मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुमसे झगड़ा करने का। सीमी अन्य का हाथ एक साइड कर अंदर घुस जाती है। अन्य थोड़ा गुस्से में बोला, सीमी ये क्या बचपना है, अभी के अभी रूम से बाहर जाओ। अन्य की बात सुनकर सीमी सोफे पर बैठते हुए बोली, तुम खाना खाने क्यों नहीं आए? अन्य रूड आवाज में बोला, तुमसे मतलब? सीमी मुंह बनाते हुए बोली, ओ तो दिल में दर्द आंखों में तड़प, कहीं अन्य राजपूत को किसी से प्यार तो नहीं हो गया है? अन्य रूड आवाज में बोला, तुमसे मतलब? सीमी मुंह बनाते हुए बोली, ओ तो दिल में दर्द आंखों में तड़प, कहीं अन्य राजपूत को किसी से प्यार तो नहीं हो गया है? अन्य सीमी के पास जाकर उसकी बाजू पकड़ उसे उठाते हुए बोला, सीमी सच में मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है, तो प्लीज जाओ यहाँ से। सीमी अन्य से अपनी बाजू छुड़ा अन्य को सोफे पर बिठाती है और खुद उसके सामने टेबल पर बैठते हुए बोली, दोस्तों को दिल का दर्द बता देना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। अन्य सीमी के पास जाकर उसकी बाजू पकड़ उसे उठाते हुए बोला, सीमी सच में मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है, तो प्लीज जाओ यहाँ से। सीमी अन्य से अपनी बाजू छुड़ा अन्य को सोफे पर बिठाती है और खुद उसके सामने टेबल पर बैठते हुए बोली, दोस्तों को दिल का दर्द बता देना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। अन्य सीमी की बात पर कुछ नहीं बोलता। सीमी अन्य को कुछ ना जाने बोलता देख अन्य के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, किट्टू की शादी फिक्स हो गई है, पर वो ये शादी नहीं करना चाहती है। अन्य सीमी की बात सुनकर नासमझी में बोला, क्या मतलब? सीमी खड़ी हो जाती है और अन्य को देखते हुए बोली, किट्टू अपने मामा मामी के साथ रहती है, जिन्हें वो माँ पापा ही बोलती है। किट्टू जब छोटी थी तब उसके माँ पापा की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी। किट्टू के नाना उसे अपने साथ लेकर आ गए थे। किट्टू जब 11 साल की थी तब किट्टू के नाना चल बसे, वो किट्टू के एकमात्र सहारा थे इस दुनिया में। किट्टू के मामा का एक लड़का है जो जुआ खेलता है और उसके एक गुंडे से 40 लाख रुपए लिए थे और सारे के सारे जुए में हार गया। उस गुंडे ने पैसे के बदले किट्टू को उसे देने की दिल रखी थी। किट्टू में मामा मामी उसे पसंद नहीं करते हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने उस गुंडे को किट्टू को सौंप दिया और वो गुंडा किट्टू से शादी करने वाला है, अगले महीने उसकी शादी है। अन्य सारी बात सुनकर बोला, तो किट्टू मना क्यों नहीं कर रही है? सीमी अन्य की बात सुनकर बोली, क्योंकि उसका मानना है कि उसके नाना के परिवार का उस पर बहुत बड़ा एहसास है। अगर आज वो इस दुनिया में है तो सिर्फ अपने नाना की वजह से। अगर वो अपने नाना की फैमिली को काम आ सकती है तो वो पीछे नहीं हटेगी। किट्टू में मामा मामी उसे पसंद नहीं करते हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने उस गुंडे को किट्टू को सौंप दिया और वो गुंडा किट्टू से शादी करने वाला है, अगले महीने उसकी शादी है। अन्य सारी बात सुनकर बोला, तो किट्टू मना क्यों नहीं कर रही है? सीमी अन्य की बात सुनकर बोली, क्योंकि उसका मानना है कि उसके नाना के परिवार का उस पर बहुत बड़ा एहसास है। अगर आज वो इस दुनिया में है तो सिर्फ अपने नाना की वजह से। अगर वो अपने नाना की फैमिली को काम आ सकती है तो वो पीछे नहीं हटेगी। अन्य गुस्से में खड़ा होते हुए बोला, वो लड़की पागल है क्या, और उसे पता है उसकी जिंदगी खराब होने वाली है, फिर भी वो उससे शादी कर रही है। सीमी अन्य का हाथ पकड़ बाहर ले जाते हुए बोली, तभी तो कह रही हूँ खाना खाओ, हिम्मत जुटाओ, हम किट्टू की जिंदगी ऐसे खराब नहीं होने दे सकते ना। अन्य सीमी के साथ बाहर चला जाता है। नीचे सभी का खाना हो गया था। शिवेश इधर उधर देखता है, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। शिवेश धीरे से वीरा के कान में बोला, जल्दी आना, मैं रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वीरा ने खाने का लास्ट बाइट खाया था। शिवेश की बात सुनकर उसके गले में फंस जाता है और वीरा जोर जोर से खांसने लगती है। शिवेश वहां से चला जाता है, उसके फेस पर एक शातिर मुस्कान थी। जानवी वीरा को पानी का गिलास पकड़ाती है और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, भाभी सा आराम से खाए ना। वीरा पानी पीकर गिलास वापस रख देती है और जानवी को देख बोली, हम ठीक है। जानवी वीरा को पानी का गिलास पकड़ाती है और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, भाभी सा आराम से खाए ना। वीरा पानी पीकर गिलास वापस रख देती है और जानवी को देख बोली, हम ठीक है।
काशी जी सिमी और अन्य को खाना परोसती है। किट्टू, तन्वी और अर्पिता बाहर गार्डन की तरफ चली जाती है। विरा के फोन पर किसी का कॉल आता है। विरा कॉल उठा हवेली के पीछे की तरफ चली जाती है। असल में तो विरा पूरी हवेली को देखकर अपना प्लान बना रही थी। काशी जी सिमी और अन्य को खाना परोसती है। किट्टू, तन्वी और अर्पिता बाहर गार्डन की तरफ चली जाती है। विरा के फोन पर किसी का कॉल आता है। विरा कॉल उठा हवेली के पीछे की तरफ चली जाती है। असल में तो विरा पूरी हवेली को देखकर अपना प्लान बना रही थी। सामने से एक आदमी की आवाज आती है, वो लोग आ गए हैं और खबर है कि कल कंठला में यही डील होने वाली है। जसवंत ठाकुर गांव के बाहर अपनी पुरानी हवेली में ये डील करने वाला है। विरा सामने वाले इंसान की बात सुनकर बोली, और कुछ पता चला? वो आदमी विरा की बात सुनकर बोला, ज्यादा कुछ तो नहीं, बस जिस इंस्पेक्टर को जसवंत ने मारा है उसकी बीवी को कल उन्हीं लड़कियों के साथ बेचा जाएगा और वो मां बनने वाली है। सामने वाले इंसान की बात सुनकर विरा की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है। विरा सामने वाले इंसान की बात सुनकर बोली, और कुछ पता चला? वो आदमी विरा की बात सुनकर बोला, ज्यादा कुछ तो नहीं, बस जिस इंस्पेक्टर को जसवंत ने मारा है उसकी बीवी को कल उन्हीं लड़कियों के साथ बेचा जाएगा और वो मां बनने वाली है। सामने वाले इंसान की बात सुनकर विरा की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है। कल क्या करना है तुम्हें सुबह बताती हूँ, तब तक उस ठाकुर पर नजर रखो। सामने वाला इंसान ओके कहकर कॉल कट कर देता है। विरा हवेली के पीछे के एरिया में थी जहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से एक तालाब बनाया गया था। ऊपर से चांद की रोशनी उस तालाब में गिर रही थी। विरा उस तालाब के ऊपर की ओर खड़ी थी। तालाब में जाने के लिए 3 सीढ़ियां बनाई गई थी। विरा वहीं पर बैठ जाती है और चांद को पानी में देखने लगती है। एक साथ उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी वहां जानवी आ जाती है। जानवी ने शॉल ओढ़ रखा था, एक शॉल उसके हाथ में था, शायद वो विरा के लिए लेकर आई थी। जानवी शॉल पीछे से विरा को आड़ते हुए बोली, भाभी सा बाहर ठंड है और आप ऐसे ही बाहर चली आए। विरा शॉल सही से ओढ़ते हुए बोली, बस आपकी हवेली देखते देखते आ गए थे और यहाँ तालाब देखा और इस वक्त यह नज़ारा देखने में सुंदर लग रहा था तो हम यहीं बैठ गए। जानवी भी विरा के पास बैठकर सामने देखने लगती है। विरा जानवी की ओर देखती है जो एकटक आसमान में बने चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त दर्द था पर चेहरे पर प्यारी सी स्माइल। विरा जानवी को देखते हुए बोली, ऐसा क्या देख रही है आप चांद में जो आंखों में दर्द और होठों पर मुस्कान लेकर आ गया? विरा की बात सुनकर जानवी विरा की ओर देखते हुए बोली, हम पढ़ाई करने नहीं जाना चाहते पर माँ सा और बाबा सा हमें जबरदस्ती भेज देते हैं। विरा जानवी की बात सुनकर बोली, तो आपका मन पढ़ने का नहीं करता? बस इतनी सी बात, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? जानवी मुंह बनाते हुए बोली, परेशानी की बात ये नहीं है कि हमारा पढ़ने में मन नहीं, परेशानी की बात ये है कि पास के गांव कंठला में जनसेवक ठाकुर के बेटा शौर्य ठाकुर हमारे पीछे पड़ा है। हम जब भी कॉलेज जाते हैं तब हमारे पीछे पीछे आ जाता है और उसकी वजह से कोई हमसे बात तक नहीं करता, हमें बहुत बुरा लगता है। विरा जानवी की बात सुनकर बोली, तो आपने काकासा को बताया इस बारे में? जानवी ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं भाभी सा, हमने सुना है जनसेवक ठाकुर बहुत खतरनाक है और हम नहीं चाहते हमारी वजह से बाबा सा को कुछ हो। विरा जानवी की बात सुनकर बोली, तो आपने काकासा को बताया इस बारे में? जानवी ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं भाभी सा, हमने सुना है जनसेवक ठाकुर बहुत खतरनाक है और हम नहीं चाहते हमारी वजह से बाबा सा को कुछ हो। विरा जानवी की बात सुनकर उसे कुछ नहीं कहती। दोनों बहुत देर तक वहीं बैठे रहती है। वही कंठला गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी सी हवेली थी जहां पर इस वक्त जनसेवक ठाकुर एक बड़ी सी चेयर पर बैठा था। उसके दूसरी ओर चतुर्वेदी, सुमित खन्ना, मुकेश अरोड़ा बैठा था। चारों के हाथों में इस वक्त वाइन के गिलास थे। मुकेश अरोड़ा वाइन का एक शिप लेकर बोला, जनसेवक जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। जसवंत ठाकुर मुकेश को देख बोले, तुमको हमारी मदद की क्या जरूरत पड़ गई अरोड़ा? ऐसा कौन आ गया था जो अरोड़ा के काम में रोड़ा डाल रहा है? चक्रवर्ती पहले ही बोल पड़ता है, वो लड़की कोई नहीं है ठाकुर साहब, मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। जसवंत हाँ में सर हिलाते हुए बोला, वो तो ठीक है पर तेरा वो नया आदि कहाँ है, आया नहीं तेरे साथ? चक्रवर्ती बोला, वो कल आने वाला है। तभी वहां पर एक लड़का आता है, शरीर से हट्टा कट्टा रंग, सांवला, बड़े बड़े बाल, जिनकी पीछे चोटी बना रखी थी। उस लड़के के हाथ में इस वक्त वाइन की बोतल थी। वो थोड़ा नशे में लग रहा था। वो लड़का आते हुए बोला, क्या बाबा साहब, आप उस लड़की से हमारी शादी कब करवाने वाले हो? जनसेवक ठाकुर उस लड़के को देख गुस्से में बोला, कैसा नालायक बेटा पैदा किया है मैंने, ये नहीं कि अपने बाबा साहब के साथ मिलकर काम काज सीखे, इसे तो शादी करनी है और वो भी किशोर राजवंश की बेटी से। वो लड़का जसवंत ठाकुर की बात सुनकर बोला,
आपने कहा था आप उस लड़की को मेरे लिए लाकर दोगे, फिर अब तक आपने उसे मुझे लाकर क्यों नहीं दिया? मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। सुमित उस लड़के की बात सुनकर हंसते हुए बोला, तो इसके लिए शादी की क्या जरूरत है ठाकुर साहब, बच्चे का दिल किसी लड़की पर आ गया है तो उठा लाइए उसे, जब इसका मन भर जाए तब फेंक देना, मारकर कही। सुमित खन्ना की बात सुनकर जसवंत ठाकुर जोर जोर से हंसने लगता है। जसवंत ठाकुर हंसते हुए बोला, इस नालायक के लिए हर रात दूसरी लड़की चाहिए खन्ना, और रही उस लड़की की बात तो कल डील के साथ साथ इसे भी वो लड़की मिल जाएगी। वो लड़का और कोई नहीं, जसवंत ठाकुर का बेटा शौर्य ठाकुर था। नाम भले ही शौर्य था पर नाम के जैसे कर्म नहीं थे। हर रात एक नई लड़की इसके बिस्तर पर होती। शौर्य लड़कियों के साथ इतना क्रूर था कि कई लड़कियां उसके बिस्तर पर दम तोड़ चुकी थी, और अब इसकी नज़र जानवी पर थी। 4 महीने से शौर्य जानवी के पीछे पड़ा है, पर अब तक जनसेवत ठाकुर ने शौर्य को रोक रखा था। जनसेवत ठाकुर डील होने से पहले कोई बखेड़ा नहीं होने देना चाहता था। वही राजवंश हवेली में वीरा के लिए परेशानी खड़ी हो रखी थी। अब शिवेश का अजीब बिहेव देख वीरा रूम में ही नहीं जा रही थी। वही शिवेश आराम से बेड पर पसरा बैठा था और लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। रात के 1 बज गए थे। वीरा रूम की लाइट ऑफ देख धीरे से रूम के अंदर आती है। इस वक्त रूम में शांति थी और शिवेश की गहरी सांसों की आवाज आ रही थी। वीरा हाथ जोड़ते हुए बोली, चलो अच्छा है ये सो गया। वीरा घिरे घिरे कदम बाकर कबर्ड की ओर जाती है और घेरे से कबर्ड खोलती है। शिवेश अभी भी जाग रहा था और वीरा की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वीरा व्हाइट कुर्ता और व्हाइट प्लाजो निकाल वॉशरूम में चली जाती है। शिवेश वीरा को ऐसे जाता देख मन में बोला, वाह क्या बात है मिस्टर सिंघानिया, आपका खौफ तो कुछ ऐसा है कि शेरनी भी बिल्ली बन गई है। पर अभी इतने में कहाँ मुझे शांति मिलने वाली है, एक बार आ जाए फिर प्लान नंबर बी की बारी। कुछ देर में वीरा फ्रेश हो कपड़े बदल कर बाहर आती है। बाहर आते ही वीरा की नज़र सीधा बेड पर जाती है। बेड पर शिवेश को ना देख वीरा की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। वीरा घिरे से रुआसी आवाज में बोली, ये महाशय कहाँ गया, अभी तो यही था। तभी शिवेश वीरा को पीछे से हक करते हुए बोला, क्या बीवी अपने पति को इतना इंतजार कौन कराता है भला, कब से मैं तुम्हारे आने का वेट कर रहा हूँ। वीरा मन ही मन रोते हुए बोली, ये क्या हो गया है इसे, कोई तो मुझे बताओ, ये खड़ूस इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। शिवेश वीरा पर अपनी पकड़ और ज्यादा टाइट करते हुए बोला, क्या हुआ बीवी, क्या सोच रही हो। अब सोचना वोचना छोड़ो, वैसे भी बहुत वक्त लगा दिया है तुमने आने में, तो चले बेड पर हम हमारा काम शुरू करते हैं। शिवेश की बात सुनकर वीरा की सांसें अटक जाती है। चले बेड पर, अरे क्यों चले, मैं कहीं नहीं जाने वाली। वीरा जल्दी से शिवेश से अपनी पकड़ छुड़ाकर उससे दूर होते हुए बोली, वो याद आया मुझे, सीमी को अकेले नींद नहीं आ रही है और वैसे भी नई जगह है तो मैं सीमी के पास जाती हूँ। इतना कहकर वीरा रूम से बाहर जाने लगती है। शिवेश वीरा के पीछे जाते हुए बोला, पर मेरा क्या, तुम देखो तुम्हारा मैं तो चली। इतना कहकर वीरा 100 की रफ्तार से भाग जाती है। वीरा को भागते देख शिवेश के फेस पर हंसी आ जाती है। शिवेश हंसते हुए बोला, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं नहीं ऊंट नहीं, ऊंटनी अब आए ना ऊंटनी पहाड़ के नीचे। इतना कहकर बेड पर पेट के बल गिर जाता है। कुछ देर में शिवेश को नींद आ जाती है। वही वीरा सीमी के रूम में जाकर रुकती है। सामने बेड पर सीमी, वैभव, अनुज, तन्वी, किट्टू और अन्य बैठे थे। सामने का नजारा देख वीरा की आंखें छोटी हो जाती है। वीरा सबको घूरते हुए बोली, ये क्या महफिल लगा रखी है तुम सब ने। वीरा की आवाज सुनकर सबका ध्यान वीरा की तरफ जाता है। सभी इस वक्त बैठे लूडो खेल रहे थे। सीमी बेड से उतरकर खड़े होते हुए बोली, दी आप इस वक्त यहाँ। वीरा आंखें छोटी कर सीमी को घूरते हुए बोली, मैंने कुछ पूछा है उसका जवाब कौन दे रहा है। सभी एक एक कर खड़े हो जाते हैं। वैभव आगे आकर बोला, भाभी वो हम सभी लूडो खेल रहे थे। वीरा रूम में लगी वॉयर की तरफ इशारा करते हुए बोली, और टाइम क्या हो रहा है इस वक्त। वैभव घड़ी की ओर देखता है। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। वैभव, अन्य और अनुज तीनों बाहर जाते हुए बोले, हम जा रहे हैं बस। सीमी जल्दी से बेड पर लेट जाती है। किट्टू और तन्वी जाते हुए बोली, हम भी जाते हैं। वीरा आईब्रो उचकाते हुए बोली, कहाँ। किट्टू और तन्वी एक दूसरे को देख मासूम आवाज में बोली, रूम में। वीरा सोफे की ओर जाते हुए बोली, यही सीमी के बगल में लेट जाओ दोनों। तन्वी और किट्टू कुछ नहीं बोलती और चुपचाप दोनों सीमी के बगल में बैठ जाती है। वीरा तीनों को कुछ देर देखती है और फोन उठा ईमेल चेक करने लगती है। कुछ देर में तीनों को नींद आ जाती है और वीरा सीमी के रूम से निकल जाती है। वीरा सीधे गार्डन में जाती है। गार्डन में अंकेश, रोनित और आशु पहले से मौजूद थे। आशु वीरा को देख धीरे से बोली, ऐसा क्या कर रही थी, इतना टाइम लगता है क्या। वीरा आशु को घूरते हुए बोली, बच्चा पार्टी अभी भी गेम खेलने में बिजी थी तो सबको सुलाकर आ रही हूँ। वीरा अंकेश को देख बोली,
कुछ प्लान किया क्या? कल तुम्हें उन लोगों के पास जाना है? अंकेश ना में गर्दन हिलाते हुए बोला। नहीं, उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बिना सिक्योरिटी जांच के वो किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तो मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता, फोन भी अलाउ नहीं है। रोनित अंकेश की बात सुनकर वीरा को देखते हुए बोला। एक बंदा है जो हमारी मदद कर सकता है। आशु रोनित की बात सुनकर बोली। तो वेट किसका कर रहा है? बकना जल्दी, मुझे ठंड लग रही है और नींद भी आ रही है। रोनित आशु को घूरते हुए वीरा से बोला। आपको क्या लगता है ये हमारे प्लान को सक्सेसफुल होने देगी? क्यों, मैं कौन सा उनकी गैंग से मिली हो जो तुम्हारा प्लान उन लोगों तक पहले पहुंचा दूंगी? रोनित आशु को घूरते हुए बोला। पता नहीं, तुम्हारा विश्वास नहीं किया जा सकता। आशु कुछ बोलने को हुई कि वीरा की गुस्से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम दोनों कभी तो किसी चीज को सीरियस ले लिया करो। बाय द वे, मैं कह भी किसे रही हूँ? वीरा दोनों को गुस्से से घूरती है, दोनों अपने होठों पर अंगुली रख लेते हैं। वीरा रोनित को देखते हुए रिलैक्स आवाज में बोली। अभी हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, तो ये प्लान हम चारों में रहना चाहिए और तुम कल पूरे दिन जानवी पर नजर रखोगे। पर क्यों, उस पर नजर क्यों रखना है? अंकेश वीरा की ओर हैरानी से देखते हुए बोला। वीरा अंकेश की बात सुनकर बोली। जनसेवत ठाकुर का बेटा उसके पीछे पड़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि कल हो ना हो जानवी का किडनैप जरूर होगा और तुम वहां जानवी का ख्याल रखोगे, उसे एक खरोंच तक नहीं लगनी चाहिए। अंकेश हाँ में सर हिला देता है। वीरा कुछ देर तीनों को कुछ समझाती है और फिर वीरा वापस अपने रूम में चली जाती है। वीरा शिवेश को देखती है। शिवेश पेट के बल लेटा हुआ था। वीरा शिवेश को ब्लैक से कवर कर काउच की तरफ चली जाती है और काउच पर लेट ऊपर सीलिंग को घूरने लगती है। अगली सुबह वीरा और शिवेश को कुलदेवी के मंदिर जाना था। वीरा सुबह जल्दी उठ जाती है। वीरा ने वेलवेट कलर की राजस्थानी पोशाक पहन रखी थी जो काशी जी ने वीरा को दिया था। पूरे श्रृंगार के साथ वीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। चुड़ियों की खनक सुन शिवेश को समसाते हुए अपनी आंखें खोल देता है। शिवेश की नजरें ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी वीरा पर पड़ती है। वीरा मांग में सिंदूर लगा रही थी। वीरा को देख शिवेश की आंखें झपकना भूल जाती है। वीरा मांग में सिंदूर लगा पल्लू सर पर लेती है। शिवेश एकटक वीरा को देख जा रहा था। वीरा पल्लू सर पर लेकर पीछे पलटती है। शिवेश झट से आंखें बंद कर लेता है। वीरा शिवेश को देख मन में बोली। माँ ने कहा था कि जल्दी मंदिर जाना है और यहाँ साहब अब तक नींद फरमा रहे हैं, कैसे उठाओ? वीरा चेहरे पर हाथ रख सोचने लग जाती है। शिवेश एक आंख खोल वीरा को देखता है। वीरा को ऐसे खड़ा देख शिवेश मन में बोला। ये क्या करने का सोच रही है? वीरा चुटकी बजा मुस्कुराते हुए शिवेश की ओर बढ़ जाती है। शिवेश झट से आंखें बंद कर लेता है। वीरा शिवेश के पास बैठ जाती है और उसके कान के पास चुड़ियां बजाने लगती है। शिवेश कसम से हुए दूसरी और चेहरा कर घिरे से मुस्कुरा देता है। वीरा और जोर से शिवेश के कानों के पास चुड़ियां बजाती है। शिवेश इस बार अलसाए आवाज में बोला। बीवी, कहीं ये ना हो कि मुझे परेशान करने की सजा तुम्हें सुबह सुबह मिल जाए। मैं रात वाला काम अब भी कर सकता हूँ। शिवेश की बात सुनकर वीरा झटके के साथ बेड से खड़ी हो जाती है और कुछ दूर खड़े होते हुए बोली। मंदिर जाना है और टाइम देखो क्या हो रहा है, तुम जल्दी उठो। शिवेश उठकर बैठ जाता है और बिना वीरा को देखे बोला। तुम जाओ, मैं तैयार होकर नीचे आता हूँ। वीरा हाँ में सर हिला चली जाती है। नीचे किशोर जी और काशी जी लिविंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। पायलों की आवाज सुनकर किशोर जी और काशी जी सीढ़ियों की ओर देखते हैं। वीरा को देख काशी जी और किशोर जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वीरा मुस्कुराते हुए काशी जी और किशोर जी के पैर छूते हुए बोली। प्रणाम काका सा, प्रणाम काकी सा। किशोर जी वीरा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। आप तो बिल्कुल राजूपानी लग रही हो बेटा। वीरा किशोर जी की बात पर मुस्कुरा देती है। कुछ देर में एक एक कर सभी तैयार होकर नीचे आने लगते हैं। सभी कुलदेवी के मंदिर जाने वाले थे, केवल अंकेश को छोड़कर। वीरा को देख सभी उसे देखते रह जाते हैं। अर्पिता वीरा को देख बोली। ओ माय गॉड, ये मेरी बहन ही है ना, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैभव जल्दी से काशी जी की ओर देखते हुए बोला। काकी सा, हमारी भाभी की नजर अभी के अभी उतारिए। पक्का भाभी को उसकी बहनें नजर लगाने वाली देखिए कैसे हमारी भाभी को घूर रहे हैं। अर्पिता कमर पर हाथ रख वैभव को घूरते हुए बोली। हम हमारी बहन को भला क्यों नजर लगाएंगे? अपने भाई को कहो मेरी बहन से अपनी नजरें हटाए, जब से आए हैं उन्हें ताड़े जा रहे हैं। शिवेश अर्पिता की बात सुनकर जल्दी से दूसरी ओर देखने लगता है। किशोर जी सबकी ओर देखते हुए बोले। अब हमें चलना चाहिए, हमें रास्ते में भी 1 घंटे का वक्त लगने वाला है। सभी हाँ में सर हिला बाहर चले जाते हैं। जानवी नजरें इधर उधर करते हुए अंकेश को ढूंढ रही थी, पर अंकेश नहीं जाने वाला था। कुछ देर में सभी मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं। मंदिर जाने में 1 घंटा का वक्त लगने वाला है।
एक घंटे के बाद गाड़ी एक पहाड़ी की चोटी के निचले सिरे पर जाकर रुकती है। सभी गाड़ी से उतर जाते हैं। काशी जी के हाथ में पूजा का थाल था। काशी जी शिवेश को देखते हुए बोली, बेटा अब आपकी बारी, आपको वीरा को गोद में उठाना है और ऊपर मंदिर की तरफ जा रही सीढ़ियों की ओर देखती है जो लगभग 50 के आसपास लग रही थी। सीढ़ियों से लेकर माता देवी के मंदिर तक ले जाना है। एक घंटे के बाद गाड़ी एक पहाड़ी की चोटी के निचले सिरे पर जाकर रुकती है। सभी गाड़ी से उतर जाते हैं। काशी जी के हाथ में पूजा का थाल था। काशी जी शिवेश को देखते हुए बोली, बेटा अब आपकी बारी, आपको वीरा को गोद में उठाना है और ऊपर मंदिर की तरफ जा रही सीढ़ियों की ओर देखती है जो लगभग 50 के आसपास लग रही थी। सीढ़ियों से लेकर माता देवी के मंदिर तक ले जाना है। मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। शिवेश सीढ़ियों को देखते हुए बोला, क्या ये करना जरूरी है? किशोर जी हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ बेटा जी ये जरूरी होता है। हमने भी आपकी काकीसा को लेकर इन सीढ़ियों पर चढ़े हैं और तुम्हारे पापा और काका भी, अब तुम्हारी बारी है। जानवी आगे आते हुए बोली, और भाई साहब सबसे बड़ा ट्विस्ट एक और है। शिवेश जानवी को देख बोला, और क्या है? जानवी शिवेश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, वो ये भाई साहब की कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद आगे की सीढ़ियों पर आपको तेल गिरा मिलेगा और आपको भाभी को नीचे माता रानी के सामने ही उतारना है। अंश रुद्र के कंधे पर हाथ रख बोली, ये तो गया, इतना मुश्किल काम ये कैसे करेगा? सीमी फोन निकाल कैमरा ऑन करते हुए बोली, चलिए जीजू शुरू हो जाए। शिवेश एक नजर वीरा को देखता है। वीरा की पलकें झुकी हुई थी, वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। शिवेश झटके से वीरा को गोद में उठा लेता है। वैभव सीटी बजाते हुए बोला, वाह भाई ये हुई ना बात, अब बिना रुके चलिए। वीरा की नजरें शिवेश पर चली जाती है। शिवेश सामने की ओर देख चला जा रहा था। शिवेश सीढ़ियों पर पहला कदम रखता है। सीढ़ियों को दो हिस्सों में बांटा गया था। सभी दूसरी तरफ से जाने लगते हैं। वीरा शिवेश के चेहरे को आज पहली बार इतने करीब से देख रही थी। उसका परफेक्ट फेस शेप, पतले होठ, जेल से शेड बाल, परफेक्ट जो लाइन। वीरा शिवेश का चेहरा देख मन में बोली, कुछ भी कहो खड़ूस हैंडसम तो है। शिवेश अपने चेहरे पर वीरा की नजरों की तपीश महसूस कर रहा था। शिवेश सामने देखते हुए बोला, ऐसे मत देखो, प्यार हो जाएगा। वीरा दूसरी तरफ देखते हुए बोली, नहीं होगा शिवेश, अगर हो गया तो? वीरा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अगर हो गया तो ऐसा होगा जिसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। शिवेश वीरा की बात सुनकर उसकी ओर देखता है। वीरा की नजरें मंदिर की तरफ थी। शिवेश सामने देखते हुए बोला, और अगर जीना पड़ा तो? शिवेश की बात सुनकर वीरा की नजरें शिवेश के चेहरे पर आ जाती है। वीरा बिना कुछ सोचे बोली, प्यार कमजोर दिल से किया नहीं जा सकता, जहर दुश्मन से लिया नहीं जा सकता। दिल में बसी हो उल्फत जिस प्यार की, उसके बिना जिया नहीं जा सकता। वीरा की शायरी सुनकर शिवेश एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोला, जीना भी पड़ता है जब आपके अपनों के लिए आप सब कुछ हो। प्यार में मरने वाले दीवाने नहीं होते, प्यार को मरते दम तक निभाने वाले दीवाने होते हैं। वीरा शिवेश की आवाज में दर्द साफ महसूस कर सकती थी। वीरा आगे कुछ कहना सही नहीं समझती है और शिवेश से नजरें हटाकर सीढ़ियों की तरफ देखने लगती है। सीढ़ियों पर तेल गिरा हुआ दिखाई देता है। 10 ऐसी सीढ़ियां थी जिन पर तेल गिराया गया था। मान्यता थी कि जो भी जोड़ा इन सीढ़ियों को बिना रुके पार कर लेता है उनको स्वयं कुल देवी आशीर्वाद देती है। वीरा तेल वाली सीढ़ी देखकर शिवेश से बोली, तुम मुझे नीचे उतारो, मैं चल के भी जा सकती हूँ। शिवेश हल्का मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है कहीं तुम्हें गिरा दिया तो? वीरा वीराना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं डर नहीं लग रहा, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि हम ऐसी कड़ी परीक्षा को पास करें। शिवेश तेल वाली सीढ़ी पर पहला कदम रखते हुए बोला, जो भी हो अगर माँ यही चाहती है तो शिवेश उनके लिए ये भी करेगा। वैसे तुम दिखने में मरियल्ला लगती हो पर तुम्हारा वजन। शिवेश बीच में ही अपनी बात अधूरी छोड़ देता है क्योंकि सीढ़ी पर गिरा पेदो उसके पैर में चुभ गया था। शिवेश एक बार लड़खड़ाया। वीरा शिवेश के गले पर अपनी पकड़ कस लेती है। शिवेश अगली सीढ़ी पर पांव रखते हुए मुस्कुरा कर बोला, घबराओ मत, नहीं गिराने वाला। वीरा मुंह बनाते हुए बोली, क्या पता कब गिरा दो, मुझे भरोसा नहीं है तुम पर। शिवेश आगे बढ़ते हुए बोला, वो तुम्हारी मर्जी, भरोसा करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, आई डोंट केयर। वही दूसरी तरफ सभी मंदिर में पहुंच गए थे। काशी जी पूजा की थाली पंडित जी को देते हुए बोली, पंडित जी ये हमारी बहू और बेटे के लिए आप पूजा शुरू करें, वो बस आते ही होगे। पंडित जी हाँ में गर्दन हिला पूजा शुरू कर देते हैं। सीमी वैभव के पास जाकर बोली, तुम भी मुझे ऐसे उठाकर लाने वाले हो? वैभव के पास अन्य खड़ा था। अन्य सीमी को देख हंसते हुए बोला, अगर तुम अपना वेट कम करोगी तो मेरा दोस्त तुम्हें ऐसे ही उठाकर ला सकता है। सीमी वैभव की बात सुनकर मुंह फुलाते हुए बोली,
क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुम्हें मोटी दिखाई दे रही हूँ? अन्य वैभव के कंधे पर हाथ रख सिमी को देखते हुए बोला। वो वैभव अन्य के कुछ बोलने से पहले ही उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रही है इन दिनों? अन्य पीठ मसलते हुए बोला, तो मार क्यों रहा है? सीधा सीधा कहना कि मेरी गर्लफ्रेंड को घूरने की जरूरत नहीं है। सीमी वैभव का कंधा थपथपाते हुए बोली, पहली बार तुमने कुछ अच्छा काम किया है। अन्य सीमी को बुरी तरह घूरते हुए बोला, सही कहा है, किसी ने लड़की का चक्कर बुरा होता आज तक सुना था, अब देख भी लिया। अन्य वैभव की ओर देख नाटक करते हुए बोला, दोस्त दोस्त ना रहा। वैभव मुंह बनाते हुए बोला, अब ये नाटक करना बंद कर, भाई भाभी को लेकर आ गया। अन्य मुंह बनाते हुए बोला, तो मैं क्या ढोल बजाना शुरू कर दूं? सीमी हाथ जोड़ते हुए बोली, है परमात्मा परमेश्वर, इस इंसान को आपने क्या हमारा भेजा फ्राई करने के लिए धरती पर भेजा था? अन्य दूसरी ओर जाते हुए बोला, ठीक है तो रहो दोनों अकेले में, चला यहाँ से। वैभव अन्य को जाते देख मुस्कुरा देता है। शिवेश मंदिर पहुंचने वाला था, उसके माथे पर पसीना आ गया था। विरा शिवेश को देख रही थी। शिवेश विरा को माता रानी के सामने खड़े होते हुए बोला, अब बताए काका सा नीचे उतारना या गोद में उठाए रखना है? शिवेश की बात सुनकर पंडित जी बोले, बेटा बहुत भाग्यशाली हो तुम, जो तुम्हें इतनी प्यारी बच्ची मिली है। शिवेश विरा को देखता है। विरा एकटक पंडित जी को देख रही थी। काशी जी शिवेश को बोली, बेटा अब आप विरा को नीचे उतार सकते हो। शिवेश विरा को घेरे से गोद से उतार देता है। पंडित जी दोनों को एक साथ माता रानी की चुनरी उड़ाते हैं और विरा और शिवेश के हाथ में नारियल रखते हुए बोले, बेटा ये नारियल माता रानी के चरणों में अर्पित करो और अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने का माता रानी से आशीर्वाद मांगे। शिवेश और विरा दोनों को एक नजर देख आगे बढ़ जाते हैं और माता रानी के चरणों में नारियल रखते हैं। विरा माता रानी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे नहीं पता माता रानी आपने क्या सोचकर मुझे इस रिश्ते में बांधा है। मैं जिस दुनिया में हूँ वहाँ हर पल मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं किसी को भी अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहती। पर आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता, जो है जैसा है सब आपकी मर्जी से है और इसे ऐसे ही बनाए रखना। शिवेश की जिंदगी में इतनी खुशियां देना कि वो अपना पुराना दर्द भूल जाए। शिवेश हाथ जोड़ आंखें बंद करके माता रानी से बोला, जिसे मैं चाहता था वो मेरी जिंदगी में शामिल होने से पहले ही चली गई। मैं विरा को प्यार तो नहीं कर सकता, ना मुझे लगता है मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा, पर मैं कोशिश करूंगा। विरा का दोस्त बनने की थोड़ी नेचुरली है, हमेशा गुस्सा दिलाती रहती है, पर जितना जाना है समझा है उससे नहीं लगता कि ये दिल की अच्छी नहीं है। दोनों इस रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, पर माता रानी कुछ सोचकर ही इस रिश्ते को बनाया है। चलो जो होगा वो वक्त बताएगा, सारी बातें वक्त पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। सभी माता रानी के दर्शन कर वापस जाने लगते हैं। मंदिर दूरी पर था इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ इक्का दुक्का लोग ही मंदिर में दिखाई दे रहे थे। सभी सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर की तरफ जाने लगते हैं, तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है और कार से एक 40-45 साल उम्र की औरत निकलती है। उस औरत के चेहरे पर घम साफ साफ दिखाई दे रहा था। रंग गोरा और गहनों से लदी हुई थी, ब्राउन आंखें जो काजल से सनी थी। वो औरत बाहर निकल आंखों पर ब्लैक गोगल्स लगा लेती है। उसके आसपास दो औरतें और थी, एक के हाथ में पूजा की थाल थी और एक ने उस औरत का महंगा फज उठा रखा था। विरा लड्डू वाला प्रसाद जो घर से लेकर आई थी वो वहां पर मंदिर आए लोगों को दे रही थी। उसके साथ अर्पिता थी, अर्पिता के हाथ में लड्डुओं का डिब्बा था। शिवेश फोन पर बात करते हुए कार के पास खड़े अंश और रुद्र की तरफ चला जाता है। जानवी, आशु, रोनित, किट्टू, तन्वी, वैभव, अन्य और अनुज को मंदिर के आसपास की जगह दिखा रही थी। काशी जी और किशोर जी घर की ओर चले गए थे। वो औरत सभी को क्रॉस करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसके साथ आए औरत पूजा की थाल पंडित जी को देते हुए बोली, मैडम जी के बड़े बेटे के लिए पूजा करनी है। पंडित जी उस औरत को जानते थे, इसलिए हाँ में सर हिला थाल उसके हाथ से ले लेते हैं। विरा आधा प्रसाद बांट देती है। डिब्बे में अब कुछ लड्डू बचे थे। विरा आसपास देखती है तो उसे कुछ दूरी पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती है जो मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बैठी थी। विरा अर्पिता से डिब्बा लेते हुए बोली, तुम सभी को घर चलने के लिए बुलाकर लाओ, मैं तब तक प्रसाद उस औरत को देकर आती हूँ। अर्पिता हाँ में सिर हिला उस तरफ चली जाती है जहाँ जानवी थी। विरा हाथों में डिब्बा लेकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ चली जाती है। शिवेश विरा कार के पास खड़ा फोन पर बात कर रहा था, साथ में उसकी नजरें सीढ़ियों से उतरती विरा पर थी। अंश शिवेश को देख रहा था। अंश पास खड़े रुद्र से बोला, तेरा प्लान कब शुरू करने वाले हैं? रुद्र फोन चला रहा था। रुद्र फोन देखते हुए बोला, क्यों तुझे बड़ी जल्दी है प्लान पूरा करने की? अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला,
तुझे ये गधा कुछ बदला बदला नहीं लगता क्या? अंश की बात सुनकर अंश नजर उठा शिवेश को देखता है। शिवेश की नजर सामने से आ रही वीरा पर थी। रुद्र शिवेश को देख बोला, लगता है ये गधा मेरी दोस्त को जल्द ही चाहने लगेगा। अंश बोला, जिस तरह से इसकी नजरें वीरा को देख रही है, मुझे नहीं लगता वो दिन दूर होगा जब शिवेश वीरा को प्रपोज करने के तरीके खोजने लगेगा। तो प्लान का क्या? रुद्र बोला। अंश रुद्र की बात सुनकर बोला, देखते हैं, मुझे लगता है एक बार प्लान आजमा लेना चाहिए। क्या पता जिस दिन का हम इंतजार कर रहे हो वो और जल्दी आ जाए। इस गधे पर तो भरोसा कर नहीं सकते। वीरा उस बुढ़ी औरत के पास चली जाती है। उस औरत ने एक फटी पुरानी साड़ी पहन रखी थी, आंखों में आंसू लिए वो वहां बैठी थी। वीरा उस औरत के पास बैठते हुए बोली, अम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? वो औरत आंसू भरी आंखों से वीरा की ओर देखती है और हाथ से कुछ इशारा करती है। वीरा उस औरत का इशारा समझ वापस उसकी तरफ कुछ इशारा करती है। वो औरत खुश होते हुए वीरा की तरफ देखती है। वीरा दोबारा अपना हाथ मुंह की ओर ले जाते हुए इशारा करती है। वो औरत बोल नहीं सकती थी और वीरा को हाथों से इशारा करते हुए बता रही थी कि उसके पास उसकी आवाज नहीं है और उसका कोई इस दुनिया में नहीं है। वीरा उस औरत की बात समझकर वापस उससे पूछती है, क्या उसको भूख लगी है? वो औरत हाँ में सर हिला देती है। वीरा लड्डुओं का डिब्बा उस औरत को थमा देती है। वो औरत डिब्बा लेकर तुरंत लड्डू निकाल खाने लग जाती है। वीरा उस औरत को देख मुस्कुरा देती है। शिवेश, अंश और रुद्र तीनों वीरा को उस औरत से इशारों में बात करता देख रहे थे। सभी गाड़ी की तरफ आ जाते हैं। वीरा फोन निकाल रोनित को मैसेज टाइप कर बोली, इस औरत को वृद्धा आश्रम पहुंचा दो। रोनित तुरंत वीरा का मैसेज देख लेता है, क्योंकि हर वक्त उसे अलर्ट रहना पड़ता था, वरना वीरा का गुस्सा सहना उसके बस की बात नहीं थी। रोनित दूर जाकर तुरंत किसी को कॉल करता है। वीरा उस औरत से इशारे में बोली, अब मुझे जाना है, आपको वृद्धा आश्रम ले जाया जाएगा जहां पर आपकी जैसी औरतें रहती है, फिर आपको कहीं भी भटकना नहीं होगा। वो औरत वीरा की बात समझकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए इशारे में कहती है, धन्यवाद बेटा, मेरी इतनी मदद करने के लिए, भगवान तुम्हारा भला करे। वीरा मुस्कुराकर गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। एक एक कर सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। शिवेश कार में बैठ गया। उसने गाड़ी का दरवाजा खुला छोड़ रखा था कि वीरा वहां आकर बैठ जाए, पर वीरा शिवेश की गाड़ी से आगे बढ़ जाती है और वैभव को कार से उतरने का कहती है। वैभव गाड़ी से उतरते हुए बोला, क्या हुआ भाभी, कुछ और रह गया क्या? वीरा नामे गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं, तुम अपने भाई के साथ जाकर बैठो, मुझे आशु के साथ कुछ बात करनी है, इम्पोर्टेंट है। वैभव हाँ में सर हिला शिवेश की कार की तरफ चला जाता है। उधर उस औरत की पूजा पूरी हो जाती है और वो वापस गाड़ी की तरफ आ रही थी, तभी उसकी नजर गाड़ी में बैठती वीरा पर पड़ती है। वीरा को देख उसकी आंखों हैरानी में बड़ी हो जाती है। वो औरत आंखें फाड़े वीरा को देख रही थी। वीरा को देखते ही उसके आगे बढ़ रहे कदम लखा जाते हैं। पीछे से आ रही उसके साथ वाली औरत उस औरत को पकड़ते हुए बोली, मेमन साहब क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? वो औरत नामे सिर हिला वीरा को देखते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जिंदा कैसे हो सकती है, इसे तो मैंने खुद। और आगे के शब्द उसके मुंह में रह जाते हैं, वो आगे कुछ बोल नहीं पाती। वीरा आशु के बगल में बैठ जाती है। अंश कार चला रहा था। शिवेश गाड़ी में बैठा वीरा को गुस्से में देख रहा था। वैभव शिवेश के पास आकर बैठ जाता है। शिवेश वैभव को घूरते हुए बोला, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शिवेश वैभव को घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैभव शिवेश के ऐसे घुरने पर मुंह बनाते हुए बोला, भाभी खुद आपके साथ नहीं बैठना चाहती, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया, तो आप मुझे ऐसे घुना बंद करो। वैभव आईब्रो उचकाते हुए बोला, और अगर ना करूँ तो? वैभव सामने की ओर देखते हुए बोला, आपकी मर्जी, आपकी आंखें, आपका जैसे मन चाहे उसे ताड़ो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शिवेश वैभव की बात सुनकर उसे देखते हुए बोला, दिनों दिन बड़ा बदतमीज होता जा रहा है, तो भला बड़े भाई से ऐसे कौन बात करता है? वैभव दांत दिखाते हुए बोला, बड़े भाई का लाडला छोटा भाई जो मैं हूँ। वैभव की बात सुन शिवेश हल्का सा मुस्कुरा देता है। वही अंकेश सबके जाने के बाद हवेली से निकल कंठथला के लिए निकल गया था। कंठथला गांव लगभग 1 घंटे के दूरी पर था। अंकेश कंठथला गांव से होते हुए जनसेवक ठाकुर की पुरानी हवेली पहुंच चुका था। हवेली के आसपास बहुत कड़ी सुरक्षा की गई थी, किसी को भी बिना चेकिंग के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। अंकेश चारों तरफ देखता है, जहाँ हर तरफ जनसेवक ठाकुर के आदमी चील जैसी निगाहें जमाकर खड़े थे। अंकेश हवेली के गेट पर खड़ा था, जहाँ उसे अपनी चैकिंग करानी थी। अंकेश एक बॉडीगार्ड के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। वो बॉडीगार्ड अंकेश को चेक करने लगता है। अंकेश कुछ भी नहीं लेकर आया था, वो उसे सीधा अंदर जाने देता है। अंकेश कुछ आगे चलता है तो हवेली के अंदर चप्पे चप्पे पर बॉडीगार्ड तैनात थे। अंकेश मन में बोला,
ओ तो जनसेवक ठाकुर कुछ ज्यादा ही चालक है, पर कोई बात नहीं, इनसे भी चालाक आ जाने वाली है जो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ तबाही लेकर आती है। अंकेश आगे जाता है तो एक बॉडीगार्ड से टकरा जाता है। वो आदमी घिरे से अपना फोन अंकेश को पकड़ा देता है। फोन का साइज माचिस की डिब्बी जितना था। अंकेश अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। अंकेश हाथ पॉकेट में डालकर एक हाथ से उस बॉडीगार्ड को सही से खड़ा करते हुए बोला, संभल कर। बॉडीगार्ड सॉरी सर कहकर दूसरी तरफ चला जाता है। अंकेश आगे बढ़ जाता है। सामने उसे चक्रवर्ती एक आदमी के साथ बात करता दिखाई देता है। अंकेश सीधा चक्रवर्ती के पास जाकर उसकी सराहना करते हुए बोला, वाह मिस्टर चक्रवर्ती, क्या इंतजाम किए हैं इस बार तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चक्रवर्ती जोर से हंसते हुए बोला, हाय तुमने सही कहा, इस बार कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तुम्हारा आइडिया ठाकुर साहब को पसंद आ गया और हमने हमारी दिल यहाँ कंठला में रख दी। अंकेश इधर उधर देखते हुए बोला, वैसे कहा है आपके ठाकुर साहब, हमें भी तो मिलाए उनसे। चक्रवर्ती अंकेश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये तो नहीं हो सकता ठाकुर साहब, अभी अपने घर गए हुए हैं, तो शाम को दिल वाले टाइम आने वाले हैं, तभी उनसे मिलना। अंकेश हमें सर हिलाते हुए बोला, ये भी ठीक है, तो क्या एक बार हमारा माल देख ले, हम भी देखना चाहते हैं कैसी सुरक्षा की गई है उसकी। चक्रवर्ती हमें सर हिलाते हुए बोला, क्यों नहीं, आओ तुम्हें दिखाते हैं। इतना कहकर चक्रवर्ती एक दिशा में जाने लगता है। अंकेश चक्रवर्ती के पीछे जाने लगता है। तभी वहां मुकेश अरोड़ा और सुमित आ जाते हैं। मुकेश अरोड़ा अंकेश को शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहीं देखा था। अंकेश मुकेश की बात सुनकर मन में बोला, अगर तुझे याद आ गया और तुमने बताया तो उससे पहले मैं तुझे मार दूंगा, पर यहाँ मार भी नहीं सकता, क्या करूँ। चक्रवर्ती मुकेश को देख बोला, ये हमारा पांचवा पार्टनर है, पर तुमने इन्हें कहाँ देखा। मुकेश कमर पर हाथ रखते हुए बोला, वही तो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ देखा था। अंकेश बात बदलने के लहजे से बोला, मेरा तो पता नहीं, पर मैंने इनके, सुमित की तरफ इशारा करते हुए, बारे में न्यूज में सुना था, और ये भी कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है, पर यहाँ तो जिंदा बिल्कुल ठीक ठाक आदमी खड़ा है। सुमित अंकेश की बात पर हंसते हुए बोला, वो क्या है ना कि हमारी फील्ड ही कुछ ऐसी है और यहाँ पर सब कुछ करना पड़ता है। दुनिया की नजरों में मर गया, पर मैं आज भी जिंदा हूँ और खुश हूँ। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और उसका इल्जाम मुझ पे नहीं लग सकता। अंकेश शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, चाल चलना तो कोई आपसे सीखे क्या, खतरनाक चाल चली आपने, मैं तो आपका फैन हो गया। मुकेश अरोड़ा दोनों की बात सुनकर खुद क्या सोच रहा था वो भूल गया। चक्रवर्ती आगे जाते हुए बोला, चलो एक बार हमारे पार्टनर को हमारा माल भी दिखाना है और लास्ट बार वहां की सिक्योरिटी भी चेक कर लेते हैं, वरना ठाकुर साहब हम पर गुस्सा करेंगे। मंदिर वाली औरत होटल के कमरे में टहल रही थी। उसके फेस पर परेशानी दिखाई दे रही थी। वो औरत माथे से पसीना पोंछते हुए खुद से बोली, जो मैंने देखा वो सही था, क्या हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, वो जिंदा कैसे हो सकती है, उसकी जान जाते मैंने अपनी आंखों के सामने देखी थी। कुछ भी हो मुझे पता तो करना होगा, वरना मेरे हाथ से सब छिन जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो औरत किसी को फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और फोन सोफे पर फेंक वापस रूम में टहलने लग जाती है। 1 घंटे के बाद सभी हवेली पहुंच जाते हैं। आज सभी घूमने जाने वाले थे। वीरा सीधा अपने रूम में जाती है और कॉफी कलर की एक साड़ी लेकर वॉशरूम में घुस जाती है। वही आशु अपने रूम की तरफ जा रही थी। अंश अपने रूम की तरफ जा रहा था। अंश आशु को सामने से आता देख रुक जाता है। आशु अंश को इग्नोर कर उसकी साइड से जाने लगती है कि अंश की आवाज सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। अंश आशु को यूं इग्नोर करता देख बोला, क्या अब तक उस बात के लिए नाराज हो। आशु अंश की ओर देख हल्का मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मैं भला क्यों नाराज होने लगी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अंश आशु की ओर देखते हुए बोला, तो क्यों मुझे इग्नोर करती रहती हो। अगर ये नाराजगी नहीं है तो क्या है। आशु अंश की बात सुनकर बोली, तो तुमने मुझसे कब बात करने की कोशिश की, बताना जरा। अंश आशु की बात सुनकर बोला, तुम ही थी जो मुंह फुलाकर घूम रही थी, मैंने कोशिश की थी। आशु मुंह फुलाते हुए बोली, मैंने कब किया ऐसा। मैंने तुम्हें कहा था मेरे लिए रोज चॉकलेट लाना, तब मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगी, याद है। अंश में सर हिलाते हुए घिरे से बोला, पर मुझे तुम्हें बीवी बनाना है। आशु को अंश की बात सुनाई नहीं देती। आशु अंश को बड़बड़ाते देख बोली, कुछ कहा तो मने। अंशना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं तो कुछ नहीं कहा, क्या हम कॉफी पर चल सकते हैं। आशु अंश को घूरते हुए बहुत सीरियस आवाज में बोली, अंश अपनी फीलिंग पर और खुद पर कंट्रोल रखो, हम कभी एक नहीं हो सकते, तो मुझसे दूर रहना तुम्हारे लिए बेहतर है।
आशु इतना कहकर वहां से चली जाती है। आशु की बात सुनकर अंश आशु को देखता रह जाता है। आशु की बात सीधा उसके दिल पर लगी थी। अंश ने जब से आशु को किस किया था तब से आशु अंश को इग्नोर करने लगी थी। आशु को पता चल गया था कि अंश उसे पसंद करता है, पर वो अंश से प्यार नहीं कर सकती। अंश क्या वो किसी से प्यार नहीं करेगी? आशु का मानना था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सभी अपनी जरूरत के लिए साथ रहते हैं। अंश आशु को जाता देख हताश हो रूम की ओर चला जाता है। अंश मन में बोला, इतनी जल्दी में गिव अप नहीं करने वाला, तुम बहुत जल्द मुझसे प्यार करोगी। अंश राजपूत से वही अर्पिता अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। इस वक्त वो काफी परेशान लग रही थी। अर्पिता हार्ट सर्जन की स्पेशलिस्ट थी, उसका नाम बड़े बड़े डॉक्टर में शामिल होता था। इस वक्त वो फोन पर बात करते हुए परेशान नजर आ रही थी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं इस वक्त इतनी अर्जेंट जयपुर नहीं आ सकती। सामने से एक डॉक्टर की आवाज आती है। पथ मैम, इस वक्त आपकी यहाँ पर जरूरत है, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है और ऐसे में आपका ना आना मतलब पेशेंट की जान जाना है। अर्पिता गहरी सांस लेकर बोली, ओके मैं आ रही हूँ, आप लोग ऑपरेशन की तैयारी करें और पेशेंट की हर आधे घंटे की रिपोर्ट मुझे भेजें। डॉक्टर हाँ कहकर कॉल कट कर देता है। अर्पिता फोन को देख सोचते हुए बोली, ये डॉक्टर होना भी किसी सजा से कम नहीं। कहा मैंने सोचा था कि मैं आज जैसलमेर घूमूंगी, पर मेरा सोचना मेरी सोच में ही रह गया। अर्पिता वॉशरूम की तरफ चली जाती है और कुछ देर में कपड़े चेंज कर बाहर आती है। इस वक्त अर्पिता ने व्हाइट कलर का टॉप एंड ब्लैक जींस पहन रखी थी और बालों को खुला छोड़कर लगा रखा था। अर्पिता एक लगेज में अपना जरूरी सामान डालती है और रूम से निकल जाती है। सभी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अर्पिता लिविंग हॉल में आकर लगेज वहां रख डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ जाती है। अर्पिता सीधा वीरा के पास जाकर बोली, वीरा मेरी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है तो मुझे जयपुर जाना होगा। मैं जयपुर से सीधा मुंबई जाने वाली हूँ, तो मेरा सामान लेकर आ जाना। वीरा अर्पिता को देख बोली, वो तो ठीक है, पर पहले नाश्ता तो कर ले। अर्पिता टाइम देखते हुए बोली, नहीं मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, पेशेंट की सिचुएशन क्रिटिकल है तो मुझे जल्दी जाना होगा, मैं रास्ते में कुछ खा लूंगी, डोंट वरी। अर्पिता जाने को हुई कि शिवेश उसे रोकते हुए बोला, तुम अकेले मत जाओ, तुम्हारे साथ रूथ चला जाएगा। रूथ शिवेश की बात सुनकर अर्पिता की ओर देखता है। अर्पिता ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं जीजू मैं अकेली चली जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। किशोर जी अर्पिता की बात सुनकर उसकी ओर देखते हुए बोले, बेटा शिवेश सही कह रहा है, आपको रुद्र को साथ चले जाना चाहिए। और रुद्र आप जाए अपना सामान पैक कर लीजिए, तब तक हम ड्राइवर को कहकर गाड़ी रेडी करवाते हैं। रुद्र किशोर जी की बात सुनकर हाँ में सर हिला खड़ा हो जाता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। अर्पिता किशोर जी की बात सुनकर हाँ कह देती है और फोन निकाल उस पेशेंट की कंडीशन चेक करने लगती है। अंश खड़ा हो रुद्र के पीछे चला जाता है। अंश रुद्र के कमरे में आता है। रुद्र अपनी पैनकेक कर रहा था। अंश रुद्र को देखते हुए बोला, जा मेरे शेर भाभी को पटा कर आना। रुद्र अंश को आंखें दिखाते हुए बोला, हर वक्त बकवास मत किया कर, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। मेरे दिल में अर्पिता के लिए कोई फीलिंग नहीं है। चल माना अर्पिता के लिए नहीं है, पर अब तो किसी के बारे में सोच, किसी को तो अपनी लाइफ में लिया, ऐसे कब तक अकेला रहने वाला है। अंश रुद्र को देखते हुए बोला। रुद्र अपनी पैनकेक खत्म कर लगेज हाथ में लेकर रूम से बाहर जाते हुए बोला, सोचूंगा देखूंगा, कोई मिली तो बताऊंगा। अंश रुद्र के जाते ही उसके पीछे बाहर जाते हुए मुंह बनाते हुए बोला, वही पुराना डायलॉग, कुछ तो नया ट्राई कर लिया कर। रुद्र हंसते हुए बोला, नया एक दिन और पुराना 100 दिन। और हाँ एक बात और, उस गधे का ख्याल रखना और हो सके तो आज या कल हमारा प्लान बनाया प्लान पूरा कर देना। अंश हाँ में सर हिला देता है। वही दूसरी तरफ अंकेश चक्रवर्ती के साथ उस हवेली के पिछले हिस्से में खड़ा था। वहां पर एक दरवाजा था, आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अंकेश आईब्रो उठाते हुए बोला, ये क्या बात हुई, बाहर इतनी सिक्योरिटी और जहां सिक्योरिटी होनी चाहिए वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों? अंकेश की बात सुनकर सुमित हंसते हुए बोला, ये वो जगह है जहां कोई पर नहीं मार सकता। अंकेश नासमझी में सुमित को देखकर बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मुकेश एक पत्थर उठाते हुए बोला, मतलब मैं समझाता हूँ, और हाथ में लिया पत्थर उस दरवाजे के पास फेंक देता है और पत्थर की जमीन पर गिरते ही वहां तेज तेज सायरन बजने की आवाज आने लगती है। आवाज सुनते ही आसपास तैनात बॉडीगार्ड वहां आ जाते हैं। अंकेश चारों तरफ देखता है तो वो बॉडीगार्ड हाथ में बंदूक लिए खड़े थे। चक्रवर्ती अंकेश को देख बोला, कैसी लगी हमारी सिक्योरिटी तुम्हें? सिक्योरिटी ठीक हो, पर अगर कोई लेजर लाइट को पार कर गया तो? सुमित अंकेश की ओर देखते हुए बोला, तो वो जो सामने लॉक है ना, वो डिजिटल लॉक है और वो सिर्फ जनसेवत ठाकुर का फिंगरप्रिंट है और कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोल सकता। चक्रवर्ती की बात सुनकर अंकेश मन में बोला,
ओह तो इस बार माल की इतनी सुरक्षा पर कुछ ज्यादा ही गई है। सुमित गार्ड को वहां से जाने का इशारा कर देता है। गार्ड उसका इशारा पाकर तुरंत चला जाता है। वही जसवंत ठाकुर अपने कमरे में बैठा पुरानी हवेली के पिछले हिस्से की तस्वीर अपने सामने लगी स्क्रीन पर देख रहा था। जसवंत ठाकुर सिगरेट का कस लेते हुए बोला, इतनी कड़ी सुरक्षा, इतना तगड़ा इंतजाम और फिर भी माल चोरी हो जाए तो। इतना कहकर जसवंत ठाकुर जोर जोर से शैतानों की तरह हंसने लगता है। रुद्र और अर्पिता जयपुर के लिए निकल गए थे, बाकी सभी घूमने जाने वाले थे। शिवेश और अंश दोनों को मिंटी करनी थी तो दोनों ने जाने से मना कर दिया। वीरा और आशु ने भी जाने से मना कर दिया। जानवी का वैसे भी मूड नहीं था। सीमी जानवी को देखते हुए बोली, यार जानवी अब तुम मत मना करना, तुम ही तो हमें घुमाने वाली हो, तो हमारे साथ चलो प्लीज प्लीज। जानवी सीमी को ऐसे करता देख मुस्कुराते हुए बोली, ओके तुम्हें ऐसे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं चली रही हूँ। कुछ देर बाद सीमी, वैभव, अनुज, अन्य, तन्वी, किट्टू, आर्यन, काया, रोनित और जानवी जीप में बैठ जैसलमेर घूमने चले जाते हैं। जैसलमेर शहर चारों तरफ से बंजर रेत और शुष्क थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है जो दूर से पीले रंग में चमकता है, क्योंकि यहाँ के किले, हवेलियां, मंदिरों में पीले बलुआ पत्थर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। बड़ी बड़ी मूंछों और रंग बिरंगी पगड़ी पहने पुरुष, सितारे और शीशे लगे लहंगे पहने हुए महिलाएं, पीले बलुआ पत्थर से बने जाली और झरोखे की वास्तुकला, चमड़े की जूतियों की असंख्य दुकानें, ब्लॉक से छपाई किए हुए स्कार्फ और छोटी वस्तुओं पर कलाकारी, ये सब चीजें पर्यटक को अपने आप में डूबाकर पुराने समय में ले जाती है। जानवी बहुत बार जैसलमेर में घूम चुकी थी, इसलिए सारे स्थानों के बारे में उसे पता था। जानवी सबसे पहले सभी को पटुओं की हवेली, एक परिसर में 5 छोटी हवेलियों का एक शानदार समूह, घुमाने ले जाती है। अन्य को इतिहास से जुड़ी चीजें देखने का बहुत शौक था। उसके पास कैमरा था जिससे वो पिक्चर क्लिक कर रहा था। वैभव और सीमी हाथ पकड़े चल रहे थे। जानवी सबसे आगे थी, वो सबको हवेली के बारे में बताते जा रही थी। वीरा इस वक्त अपने रूम में बैठी थी, उसके हाथ में उसका फोन था जिससे वो सभी बातें सुन रही थी जो अंकेश ने चक्रवर्ती खन्ना और अरोड़ा से की थी। वीरा वो रिकॉर्डिंग 4-5 बार सुनती है और एक पेन पेपर लेकर उस पर कुछ बनाने लगती है। वीरा का हर मूव बहुत फास्ट था। वीरा उस कागज को सामने दीवार पर टैप की मदद से चिपका देती है और उस पर मार्क्स करने लगती है। वीरा ने उस पर 3 गोल निशाना बनाए थे। एक था जसवंत ठाकुर का घर, एक पुरानी हवेली, तीसरे स्थान पर अज्ञात लिखा हुआ था। वीरा मन में बोली, अगर दिल आज रात होनी है तो जसवंत ठाकुर वहां क्यों नहीं है? उसने इतने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, इसका मतलब तो ये है कि डील होने वाली है। पर मेरी गट फीलिंग और तेज होती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये जसवंत ठाकुर कुछ ना कुछ झोल करने वाला है। पर क्या? सोच वीरा सोच, तुम्हारे पास सिर्फ 5 घंटे है और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें वेपन और लड़कियों की स्मगलिंग और है, तो हर हाल में मुझे उन्हें रोकना होगा। सबसे पहले तो मुझे लड़कियों का पता लगाना होगा कहाँ है। वीरा ये सब सोच रही थी और सामने दीवार पर लगे पेपर को एकटक देख रही थी। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। वीरा वो पेपर दीवार से उतार हाथ में फोल्ड करते हुए बोली, अंदर आ जाए। अंदर एक नौकर आता है। वो वीरा के सामने खड़ा होते हुए बोला, मैम आपको बड़ी मालकिन बुला रही है। वीरा उस नौकर की बात सुनकर बोली, आप चलिए हम अभी आते हैं। वो नौकर वहां से चला जाता है। शिवेश और अंश ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे। उनके सामने फोन क्लाइंट बैठे थे। शिवेश जापान की कंपनी के साथ डील करने वाला था जिसके लिए ये मीटिंग रखी गई थी। दोनों इस वक्त काफी सीरियस लग रहे थे। आशु अपने रूम में बैठी थी, उसके हाथ में उसका फोन था जिसमें आशु गेम खेल रही थी। तभी उसके पास एक मैसेज आता है। आशु उस मैसेज को इग्नोर कर देती है और वापस खेलने लग जाती है।